हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिब्रो ऑफिस को, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिब्रो ऑफिस राइटर। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट के अंदर जब आप आते हैं तो इसमें आपको आ, एक तो राइटर डॉक्यूमेंट नज़र आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये राइटर डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, और इसके नीचे आप देखेंगे कैल्क स्प्रेडशीट है और इसके बाद में इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है। तो ये तीन सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने होते हैं। हालांकि इसके अलावा जैसे ड्राइंग है, मैथ फार्मूला है और बेस डेटाबेस है, ये भी लिब्रो ऑफिस का ही पार्ट है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में तीन ही दिए गए हैं, इन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम राइटर को पढ़ेंगे, फिर कैल्क को पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रेजेंटेशन यानी इस जो आपका इम्प्रेस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। ओके, चलिए अब जैसे ही राइटर ओपन होता है तो इसका सबसे टॉप की बार को सबसे समझते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है ये सबसे टॉप की बार है ना, टॉप ऑफ द बार आप इसे बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा जो आपका टॉप पे बार है इस पर एक नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है अनटाइटल वन। क्या लिखा है? अनटाइटल वन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा अनटाइटल वन क्यों लिखा है। तो एक सवाल आपके पेपर में बनता है कि अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया और कोई भी फाइल सेव नहीं की तो वहां पर जो नाम होगा वो अनटाइटल वन होगा। तो सवाल क्या बनता है कि लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? अनटाइटल वन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके आगे लिब्रे ऑफिस राइटर है तो लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क है तो कैल्क लिखा होगा, इम्प्रेस है तो इम्प्रेस लिखा होगा। पर बाय डिफॉल्ट जो टाइटल का नेम है वो अनटाइटल वन आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप कोई टाइटल का नाम दे देते हैं, अब आप कहोगे सर टाइटल का नाम देंगे कैसे? तो टाइटल का नाम देने के लिए आपको सेव करना पड़ेगा फाइल को। फाइल मेनू पे जाइए और यहाँ सेव का आइकन आपको दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे फाइल नाम डालने के लिए आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिपल सी, ठीक है, क्लास, ऐसे मैंने लिखा ओनली। अब यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर देते हैं तो फाइल हमारी सेव हो गई है। और अब आप नाम देखिए जरा ध्यान से, तो क्या नाम दिखा आपको? अब जो नाम आपको दिख रहा है ना वो दिख रहा है ट्रिपल सी क्लास डॉट ओडीटी। ये क्यों? क्योंकि फाइल का नाम है ट्रिपल सी क्लास और डॉट ओडीटी क्यों आ गया? क्योंकि ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन जुड़ गया है। ठीक है, तो याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी होता है। अगर ये सीरीज को आप पढ़ लेते हैं ना तो लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सवाल आएगा सामने, आंसर आपको ऑटोमेटिक पता होगा। ठीक, तो ओडीटी भी समझ गए। ओडीटी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है। अब हम राइट साइड में आ जाते हैं, थोड़ा जो हमारा टाइटल वार है अभी उसी पर हम हैं और राइट साइड की तरफ आए हैं। यहां पर हमने देखा ये तीन कंट्रोल बटन हमें देखने को मिलते हैं। पहला बटन क्लोज का है। किसका है? क्लोज का है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिस्टोर और मैक्सिमाइज का है और ये मिनिमाइज का है। तो इसका काम क्या है? ये जो माइनस वाला चिन्ह लगा है इसका काम ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी हम इसे जो है सीधे अभी मिनिमाइज कर देंगे बट क्लोज नहीं होगा, हम दूसरा कोई काम कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम कोई और फाइल ओपन कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अभी हमारा यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपका मिनिमाइज हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम वापस से राइटर पे जाके जो आपको सबसे नीचे टास्क बार मिलती है ना वहां पर आप वापस से क्लिक करेंगे तो राइटर आ जाएगा। तो ये मिनिमाइज का काम हो गया। ये जो है दूसरा, इसका मतलब रिस्टोर डाउन, मतलब छोटा कर सकते हैं विंडो को। हमने रिस्टोर डाउन किया। अब अगर इसे हमें बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज यहीं से होगा। अब यहाँ दोबारा से लाओगे अपना कर्सर तो यहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमाइज। अभी देखो क्या लिख के आ रहा है? मैक्सिमाइज। क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो क्या लिख के आएगा?
अब लिख के आएगा रीस्टोर डाउन, तो अब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रीस्टोर डाउन हो जाएगा। और इसके बाद यहां कर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीधे क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपने अभी क्या सीख लिया है, टाइटल बार को हमने समझ लिया है। अब अगर हम एक सवाल आपसे पूछें कि ये बताओ, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो क्लोज का बटन है वो टाइटल बार पर किस तरफ होता है, किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सेंटर में, या इसमें से कोई नहीं? तो आपका सवाल क्या, आपका उत्तर क्या होगा कि सर टाइटल बार के राइट साइड में जो क्लोज का बटन है वो होता है, या जो कंट्रोल बटन्स होते हैं वो टाइटल बार पर राइट साइड में होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको बहुत सावधानी से समझोगे, पढ़ोगे, ध्यान से करोगे चीजों को, तो फिर आंसर ऑटोमेटिक आपको पता हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद सेकेंड नंबर की बात करते हैं। जो सेकेंड नंबर पर आती है वो आपकी आती है मेनू बार। ये क्या है, मेनू बार है। अब मेनू बार की पोजीशन कहां पर है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होती है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होती है। आप इसमें देखेंगे पहला मेनू आपका फाइल का है, दूसरा मेनू आपका एडिट का है, तीसरा मेनू आपका व्यू का है, चौथा इंसर्ट है, पांचवा फॉर्मेट है, फिर छठा स्टाइल्स है, सातवां टेबल है, आठवां फॉर्म, नौवां टूल्स, 10वां विंडो और 11वां हेल्प। तो कुल मेनू हमारे कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। ये भी सवाल आता है पेपर में, कितने मेनू होते हैं। मेनू बार कहां पर होती है, तो मेनू बार टाइटल बार के नीचे और स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर होती है। अब स्टैंडर्ड टूल बार कौन सी होती है, तो ये वाली जो आपकी है ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके ऊपर, और टाइटल बार जो आपकी सबसे टॉप पे है इसके नीचे क्या है, मेनू बार है। क्लियर, चलिए तो ये मेनू बार समझ गए। मेनू बार के नीचे अभी मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड टूल बार होती है। अब इसको ध्यान से समझना है। स्टैंडर्ड टूल बार पर बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं। जैसे देखो ये आपका न्यू का आइकन है, यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यहाँ से कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, है ना। ये फ्लॉपी डिस्क जैसा बना होता है, इससे फाइल सेव होती है। यहाँ से पीडीएफ का आइकन है तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंटर बना हुआ है तो प्रिंट कर सकते हैं। यानी जितनी भी कमांड मेनूज के अंदर होती हैं मोस्टली उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब यहाँ पे दे रखी हैं। आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम यहाँ पर आइकन्स हैं, इनको हम बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके नीचे आप देखोगे, इसके जस्ट नीचे जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके नीचे ये वाली बार कौन सी होती है, ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। कौन सी है, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ फॉर्मेटिंग टूल बार कहां पर होती है, तो स्टैंडर्ड टूल बार से नीचे, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार कहां पर होती है, तो ये मेनू बार से नीचे और फॉर्मेटिंग टूल बार से ऊपर। मेनू बार कहां पर होती है, टाइटल बार से नीचे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमारा जो फॉर्मेटिंग टूल बार है ना, फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे आप आते हैं तो यहां पर आपको ये कुछ देखने को मिल रहा है। इसको कहते हैं रूलर। क्या बोलते हैं इसको, रूलर बोलते हैं। ये जो रूलर आपका है ये हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट है, लिख लेना कॉपी पे, बाय डिफॉल्ट। हमने अभी रूलर इसमें ऐड नहीं किया, अपने आप ही हमें मिल गया। लेकिन एक रूलर और होता है, वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल मिलता है, वर्टिकल अगर चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको व्यू मेनू में जाना होता है। ये सारे मेनू हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ओवरऑल थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि कैसा कैसा ऑप्शन कहां कहां पे होता है। पर रूलर पे जाएंगे तो यहां पर आपको वर्टिकल मिलेगा, आप यहां क्लिक कर दीजिएगा। तो अब देखें आप ध्यान से यहां पर कि आपका जो वर्टिकल रूलर है वो भी आ चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा बाय डिफॉल्ट तो हॉरिजॉन्टल मिलता है, लेकिन व्यू मेनू पे जाके रूलर में जाके आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं अगर आपको नीड है तो। अब बात करते हैं साइड बार की। देखिए इसमें एक साइड बार भी होती है, और साइड बार में आप जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर राइट साइड में आप देखेंगे ये आपकी साइड बार होती है। इस साइड बार पर भी ढेर सारे कमांड्स होते हैं, ढेर सारे आइकन्स होते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी का आइकन है, स्टाइल का ऑप्शन है, गैलरी का ऑप्शन है, उसके बाद नेविगेटर का ऑप्शन है, पेज स्टाइल कह लो या पेज कह लो, है ना, और स्टाइल इंस्पेक्टर है।
इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन हैं, इनको भी आगे हम समझेंगे और इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। आप सबसे बॉटम पे आइए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं। सबसे बॉटम पे जब आप आते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हैं, देखिए यहां पर जो है आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है कि कितने पेज आपके डॉक्यूमेंट में है, कितने पेज अभी प्रेजेंट में है, कितने शब्द आपने यहाँ लिखे हैं, कितने करेक्टर आपने यहाँ लिखे हैं, वो सब दिखेगा। पेज स्टाइल वगैरह यहाँ पर सब क्लियर दिखता है आपको। तो ये स्टेटस बार होती है और इसी पर राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर भी दिखता है। यहाँ से आप जूम, वैसे तो यहाँ पे देखिए 100% लगा होता है, बट यहाँ प्लस बटन से आप बढ़ा सकते हैं और माइनस बटन से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका फाइल मेनू है ये सबसे फर्स्ट मेनू है। मीन जो मेनू बार है, इस मेनू बार में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका फाइल मेनू होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो आपकी मेनू बार है ये जस्ट टाइटल बार के नीचे होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं। हम जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमने क्लिक किया, पहला कमांड हमारा कौन सा है, पहला कमांड हमारा न्यू का है। अब जैसे ही न्यू पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे सब कमांड आपके सामने आ जाते हैं। जैसे पहला है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और शॉर्टकट की भी दे रखा है कंट्रोल एन। इसका मतलब क्या है, अगर हमें लिब्रियोफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, अब इसको ओपन करना कह लो या एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना कह लो, है ना, कि भाई हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, अब एक होता है ओपन करना, जैसे अभी मैं ओपन पर भी आऊँगा। ओपन का मतलब होता है कि आप जो है किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर रहे हो, बट यहाँ पर जो न्यू है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हो, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तो कंट्रोल एन से भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नीचे दिया है स्प्रेडशीट, तो यहीं से आप सीधे स्प्रेडशीट में जा सकते हो। लिब्रियोफिस कैल्क जो होता है उसमें आप जा सकते हो, यहीं से प्रेजेंटेशन में जा सकते हो, यहीं से ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस में जा सकते हो। ठीक है, तो यहीं से आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है, अच्छा नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन, कि भाई टेम्पलेट कहाँ पे मिलता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके टेम्पलेट पर आ सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन याद रखना है। कमांड है न्यू मेनू के अंदर, कमांड है न्यू मेनू के अंदर। ठीक है, फाइल में आएंगे, न्यू कमांड पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा टेम्पलेट का ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारा है यहाँ पर ओपन का। तो ओपन में जैसे जाते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ओ है। ओपन पे क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल आपने बना रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसको आप ओपन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछता है कि क्या लिब्रियोफिस राइटर में हम कोई MS वर्ड की फाइल ओपन कर सकते हैं, तो इसका आंसर यस है। जैसे ये MS वर्ड की फाइल है और इसको भी हम राइटर में ओपन कर सकते हैं, तो MS वर्ड में भी राइटर की फाइल को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओपन के बाद एक ऑप्शन दिया है ओपन रिमोट। तो अगर हमने किसी फाइल को किसी सर्वर पर सेव किया हुआ है तो हम उसको रिमोटली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ जाओगे जब फाइल को सेव कराते हैं, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे फाइल को सेव किया हुआ है या वन ड्राइव पे सेव किया हुआ है, तो आप जो है उसी से ओपन भी करवा सकते हैं फाइल को। यानी यहाँ पर हमें एक सुविधा मिल जाती है लिब्रियोफिस में कि हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव रिमोट भी कर सकते हैं, है ना। सेव या सेव एज से हमारा जो PC है उसमें फाइल सेव होगी, बट सेव रिमोट से क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो सीधे सर्वर पर सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ हम ऐड सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर कौन सा हमें सर्वर चाहिए, जैसे यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, वन ड्राइव का भी ऑप्शन है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे, है ना। अब यहाँ पे फाइल का कोई नाम रख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना जो आपका, अगर आप ड्राइव पे सेव कर रहे हो, जैसे आपका गूगल ड्राइव पे है, तो आप अपना यहाँ पे यूजर ID डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप ओके करके जो है इसमें सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना यूजर ID एंड पासवर्ड डाल के, उसके बाद आप फाइल सेव कर देंगे। जैसी फाइल सेव कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद किसी दूसरे PC में भी जाके आप यहाँ फाइल पे जाइएगा और ओपन रिमोट पे क्लिक करके फाइल को क्या कर सकते हैं, जो आपने अपने सर्वर पर फाइल को सेव किया था
वहीं से फाइल को ओपन भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये सुविधा इसमें मिल जाती है हमें। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो क्लोज हो जाएगा। विजार्ड का ऑप्शन है इसमें, लेटर, फैक्स, एजेंडा, ऐसे कई ऑप्शन मिलते हैं। तो आप यहाँ से लेटर या फिर जो आपका फैक्स है इस पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से लेटर विजार्ड आप रेडी कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप देखोगे बिजनेस लेटर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल पर्सनल लेटर हो गया है, फिर नीचे पर्सनल लेटर हो गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। फाइल पे आप क्लिक करते हैं, नीचे टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे एडिट टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन है और मैनेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपने डिजाइन बनाया या कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी किया उसको सेव कर सकते हो एज ए टेम्पलेट, ठीक है। और एज ए टेम्पलेट सेव करने के बाद फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। यहाँ मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेम्पलेट का बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद में आप जैसी फाइल पे आते हैं इसके बाद में आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव एज का ऑप्शन मिलता है। सेव डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, और बाय डिफ़ॉल्ट सेव कहाँ पर होता है, जैसे क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको डॉक्यूमेंट में लेकर जाता है। उसके बाद आप अगर चाहो तो किसी और लोकेशन में भी सेव कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट में सेव होगा। एंड इसके बाद सेव एज का ऑप्शन है। तो सेव एज का क्या काम होता है, जब सेव कर देते हैं किसी फाइल को, अगेन आप उसको सेव करते हैं तो फिर डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। पर अगर हमने फाइल को सेव किया और हम चाहते हैं कि दोबारा से सेव करें और फाइल का कोई और नाम रखें या जो है किसी और लोकेशन में फाइल को भेजें, तो सेव एज करना होता है। तो सेव एज से फिर से ऐसे ही बॉक्स आता है, आप लोकेशन चूज करके फाइल का नाम डालकर सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी, तो इसी का एक कॉपी सेव हो जाएगा। सेव अ कॉपी का मतलब भी सेव एज जैसा ही है, तो इसकी एक कॉपी और आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेव ऑल का एक ऑप्शन रहता है। तो सेव ऑल पे आप जाने के बाद क्या करेंगे, सारा एक साथ सेव कर सकते हैं। जैसे कई सारे आपने जो है राइटर हो गया, कैल्क हो गया, ऐसे ओपन कर रखे हैं, तो सभी विंडोज़ को एक साथ सेव करने के लिए सेव ऑल का बटन है। तो सभी विंडोज़ को एक साथ में जो ओपन किए हैं आपने वो सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। आप एक्सपोर्ट किस फाइल में करेंगे, तो यहाँ पे XHTML है, PDF है, EPUB डॉक्यूमेंट है, तो कई सारे JPEG वगैरह PNG सब दे रखा है। आप फाइल को एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, ठीक है। तो फाइल के अंदर ही ये सारे ऑप्शन हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एज, तो यहाँ पर एज में एक्सपोर्ट एज PDF का मिल जाता है ना, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ क्लिक करके सीधे PDF में इसको भेज सकते हैं। सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट है, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एज PDF। तो कैसे ईमेल करना है, इसी डॉक्यूमेंट को आपको PDF के फॉर्म में ईमेल करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म में करना है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सेंड बाया ब्लूटूथ, क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट, क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन, आउटलाइन टू क्लिपबोर्ड, तो कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर सेंड में मिल जाते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब ब्राउजर में कैसा दिखेगा, है ना, वो प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं ब्राउजर में। और कंट्रोल शिफ्ट O, ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये प्रीव्यू आ जाता है डॉक्यूमेंट का कि कैसा हमारा प्रिंट होगा। यहाँ से जूम साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के साथ साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, वहीं पे कमांड आपको प्रिंट का भी मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है ना जो याद रखना पड़ेगा, पेपर में आते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भाई जब आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखते हैं क्या वहाँ पर प्रिंट का भी कमांड मिल जाता है? हाँ, उसको हम वहीं से प्रिंट कर सकते हैं सीधे। तो प्रिंट के बाद प्रिंटर सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर आप प्रिंटर की सेटिंग, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। ओके ओके, उसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें जनरल चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होती हैं। जैसे अभी अनटाइटल है, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, साइज अननोन है ना, कब क्रिएट किया गया है, वो सब यहाँ पे डेट वगैरह दिखा देगा। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, कस्टम प्रॉपर्टी हो गई, सिक्योरिटी फॉन्ट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फाइल के अंदर ही आप आते हैं प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, साइन एग्जिस्टिंग PDF और डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर हमें एक डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। कई बार इससे पूछता है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर का कहाँ पर ऑप्शन है, तो कहाँ पर होता है, मेनू, आपको मेनू बार में फाइल मेनू पे जाना होता है। और नीचे है आपका एग्जिट लिब्रे ऑफिस। कंट्रोल Q से आप लिब्रे ऑफिस से ही बाहर हो सकते हैं। तो कंट्रोल Q से सीधे लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही आप एडिट मेनू में आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं,
ध्यान रखना है कि एडिट मेनू जो है वो फाइल मेनू के जस्ट बाद है और व्यू मेनू से पहले है। ठीक है, यानी फाइल मेनू के बाद दूसरा जो मेनू हमारा है वो एडिट मेनू है। तो जैसे ही हम एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अंडू, और यहाँ पर पेस्ट क्लिपबोर्ड। अब ये अंडू और नीचे आप देखेंगे तो रेडो का ऑप्शन है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और रेडो के लिए कंट्रोल बाई प्रेस करते हैं। और तीसरा है रिपीट, यानी पेस्ट क्लिपबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट बाई। तो ये चीज़ क्या है, जैसे कई बार आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, और हमने डिवाइस लिखा, इसके आगे CCC को टाइप किया। ओके, तो देखो यहाँ पे CCC हमने टाइप कर दिया है। अब हम एडिट मेनू में गए और जाने के बाद यहाँ देखो अंडू टाइपिंग CCC, अगर हम अंडू कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो हमने लिखा वो अंडू हो चुका है और यहाँ से वो चीज़ हट चुकी है। समझ रहे हो? तो अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, एक स्टेप वापस जाना। एडिट पे वापस से चलते हैं, मान लिया हमसे धोखे से अंडू हो गया, तो अब यहाँ रेडो एरो देखो बना हुआ है, रेडो पे क्लिक करते ही वापस आ जाएगा, या कंट्रोल बाई दबा सकते हैं। तो कंट्रोल बाई दबाया या रेडो पे क्लिक कर दिया तो हमारा CCC वापस आ गया। तो अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना और रेडो का मतलब एक स्टेप आगे जाना। ठीक है, तो अंडू कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी को डिलीट करना है, लास्ट एक्शन को इरेज करना है तो अंडू कर सकते हैं, और बाई मिस्टेक डिलीट हो गया है तो उसे रेडो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ BCC लिखा, आप ध्यान से देखना हमने क्या टाइप किया, BCC टाइप किया। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, इसके बाद एक रिपीट टाइपिंग का ऑप्शन है, तो BCC यहाँ पे वापस से रिपीट कर देता। और ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट की शॉर्टकट की बताओ, कंट्रोल शिफ्ट बाई होता है। अब हमने BCC लिखा था, बट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो अगेन BCC लिख जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं आप। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से BCC लिख चुका है। तो BCC पहले ये लिखा था हमने, अभी वापस से रिपीट हो गया। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट और बाई प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट बाई प्रेस करते रहोगे ये ऑटोमेटिक रिपीट करता रहेगा। समझ में? तो यहाँ पर पहला अंडू है, फिर रेडो है और फिर रिपीट का ऑप्शन है। ये एडिट मेनू में मिलते हैं, इस बात को भली भांति ध्यान रखना है। और कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल बाई से रेडो, कंट्रोल शिफ्ट बाई से रिपीट होता है। क्लियर हो गया इतना? अब बात आती है कट कॉपी पेस्ट की। तो देखो कट और कॉपी अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर हम मान लिया इतना पार्ट ये सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम आते हैं एडिट मेनू के अंदर, तो कट अब हमारा यहाँ पे हाईलाइट है। अब हम कंट्रोल X भी दबा सकते हैं और कट पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये चीज़ यहाँ से कट हो गई, यहाँ से हट गया। अब ये कट होने के बाद चला कहाँ गया? तो ये क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। वापस से इसको वापस करना है तो हम क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, वापस से हमारा पेस्ट हो जाएगा। और जब तक ये पेस्ट होता रहेगा, कंट्रोल B फिर दबाएंगे, पेस्ट होता रहेगा, जब तक कि कुछ और हम कॉपी नहीं करते हैं। कुछ और हमने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया तो अब पेस्ट करने से वो पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट करने से जो हमने अभी कॉपी किया वो पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल की कमांड कहाँ मिलती है? एडिट मेनू में। यहाँ पर पहला है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन, यानी कि पहला ये है कि हम पेस्ट करेंगे बट विदाउट फॉर्मेटिंग। और एक है पेस्ट स्पेशल की कमांड। यहाँ पे क्लिक करने से कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस 25.2 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको पेस्ट करना है, RTF में पेस्ट करना है, HTML फॉर्म में पेस्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करना है। तो ये कई सारे अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो पेस्ट स्पेशल पे आने से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि भाई ये बताओ पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और B। फिर पूछता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और B। इसे होता क्या है? होता ये है कि जैसे मान लिया आपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि आपने जैसे ये पहला वाला हमारा लिखा, हमने वीडियो प्रोवाइड से यहाँ पे लिखा, इस लाइन को हमने क्या किया, थोड़ा कलर चेंज किया, राइटिंग हमने यहाँ से चेंज कर दी और हमने बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारी एक फॉर्मेटिंग कर दी हमने। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक,
बट हम पेस्ट ऐसा नहीं करना चाहते हैं। देखो मैं एक बार ऐसे पहले नॉर्मल पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये सेम ऐसे ही पेस्ट हो गया, जैसा फॉर्मेटिंग इसमें था वैसा ही आ गया है। लेकिन हम इसको कॉपी किए हैं और कॉपी करने के बाद अब हम पेस्ट चाहते हैं कि ये नॉर्मल ऐसा हो, जैसे ये वाले सब है ना वैसे पेस्ट हो, विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होना चाहिए। मेरा मकसद ये है। तो पेस्ट स्पेशल पे गए और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी दबा दो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स पेस्ट हो चुका है। अब एक तो पेस्ट ये हुआ था, सेम वैसे ही था, अभी पेस्ट हुआ, कंटेंट वही है, फॉर्मेटिंग हमारा इसमें नहीं है। यानी विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल में हम जा सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में हम जा सकते हैं। शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और पी। फिर आता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, एक ही साथ हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल आपको पता है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो ब्लॉक एरिया सिलेक्शन कर सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ इसमें क्या होता है। मान लिया कि आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे एक लाइन सेलेक्ट करनी है, 2 लाइन करनी है, नीचे तरफ कर लो। लेकिन आपसे हम ये कहें कि भाई देखो आपको ना केवल इतना ही पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक इतना सिलेक्ट करना है, ये एरिया सिलेक्ट नहीं करनी है, केवल इतनी एरिया सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करोगे? तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम स्टैंडर्ड में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हम मान नीचे की तरफ ही आएंगे, ऐसे हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर भी ये इधर का एरिया भी ऑटोमेटिक ये वाला भी पार्ट सिलेक्ट हो रहा है। इसको तो मुझे नहीं करना था, तो ये कैसे होगा फिर? तो इसके लिए हम यहाँ एडिट में आएंगे और सिलेक्शन मोड में हम स्टैंडर्ड को हटा के ब्लॉक एरिया कर देंगे। अब ब्लॉक एरिया करने से फ़ायदा ये है कि जितना पार्ट हम करना चाहते हैं देखो उतना ही सिलेक्ट हो रहा है। ये एरिया हम नहीं चाहते थे तो ये एरिया हमारी सिलेक्ट नहीं होगी, हम जितना एरिया चाहेंगे उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिलेक्शन मोड हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो सिलेक्शन मोड जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, सवाल बनेगा, तो स्टैंडर्ड रहता है। आप ब्लॉक एरिया कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट शिफ्ट और F8। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है। चेंज करना है सिलेक्शन एरिया, कहाँ जाओगे? एडिट मेनू में जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं फाइंड पर। तो देखिए फाइंड का जो ऑप्शन हमारा है, फाइंड पे आप जैसे आते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है। हम यहाँ पर क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड यूँ कहें जैसे मुझे प्रोवाइड्स ही फाइंड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड्स, एंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ प्रोवाइड्स होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और उसको वो फाइंड कर देगा। समझ रहे हो? तो कंट्रोल F से फाइंड कर लिया। एडिट में गए, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है, इसका काम होता है फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना। हमने यहाँ क्लिक किया, अब हमने प्रोवाइड्स ही हमें फाइंड करना था तो हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्रोवाइड्स हमें मिल गया। हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, CCC लिखा, रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो हर जगह इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जहाँ जहाँ फाइंड था वहाँ वहाँ इसने क्या कर दिया है, CCC कर दिया। देखो यहाँ पे CCC हो चुका है, जहाँ जहाँ फाइंड था वहाँ पर CCC हो चुका है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H प्रेस करते हैं। गो टू पेज, अब अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो आप डायरेक्टली पेज पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ 1 ऑफ 1 पेज है क्योंकि एक ही पेज है। तो काम करते हैं, पेज की संख्या को बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंटेंट थोड़ा सा और, तो हमारा कई सारे यहाँ पे पेज बन जाएंगे। अब देखो हम यहाँ कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो हमारे पास 2 पेज आ चुके हैं, नहीं सॉरी 12 पेज आ चुके हैं, तो 1 ऑफ 12 है। अब मुझे 10 नंबर के पेज पे जाना है तो 10 नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे या ओके कर दीजिएगा, तो आप 10वें पेज पर पहुंच गए हैं सीधे। ठीक है, तो इस प्रकार से गो टू पेज की कमांड यूज कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर पेज पर जाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है हम यहाँ पर जब रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रैक को, तो अब इसमें कोई भी कुछ बदलाव करता है वो चेंज आप नहीं कर पाओगे, कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो ट्रैक होता रहेगा। जैसे मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया तो देखो डिलीट हो गया, लेकिन ये इसमें बता रहा है कि भैया ये ऐसा लिखा था, किसने डिलीट किया है, तो ये ट्रैक हो गया है। हम कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने डी ऐड किया तो वो इसने बता दिया कि भाई ये इसमें डी ऐड किया गया है। तो ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कोई भी कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है, कोई पार्ट हटा देता है, यहाँ से डिलीट कर देता है, वो सब ट्रैक होता रहेगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। हालांकि इसमें कोई कलर बोल्ड भी कर दे तो पता लगेगा, कलर चेंज करे तो पता लगेगा, तो जब भी कुछ आप यहाँ करोगे वो ट्रैक होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ सर आपका एडिट मेनू में जाके ट्रैक चेंजेस पर हमें जाना होता है और इसके बाद में आपको मिलता है कमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं कमेंट को, अगर आपने कमेंट ऐड की है
तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने का मतलब होता है कि भाई अगर इस वाले पार्ट में मुझे कुछ आपसे बोलना था कि भाई इसको ऐसे ऐसे करना है, तो हम यहाँ पे कमेंट ऐड कर देंगे और आपको भेज देंगे, तो आप उसकी कमेंट को पढ़ने के साथ साथ में उस चीज़ को रिजॉल्व भी कर दोगे, जो भी कमेंट में मैंने लिखा है उसमें करेक्शन आप कर दोगे, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो डायरेक्ट कर्सर मोड में आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डायरेक्ट कर्सर मोड आपका आ चुका है। अब यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये मोड कर्सर मोड डायरेक्ट कर्सर मोड का है। फिर से आप एडिट पे जाएंगे और डायरेक्ट कर्सर मोड को क्लिक कर देंगे तो फिर नॉर्मल आपका हो जाएगा। हमारा व्यू मेनू है, ये तीसरे नंबर पे आता है। पहला फाइल है और उसके बाद एडिट मेनू है एंड उसके बाद व्यू मेनू आता है। और जैसे ही आप व्यू मेनू पे पहुंचते हैं तो पहला जो आपका कमांड है वो नॉर्मल है, यानी हमारा जो पेज है वो नॉर्मल मोड में रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट यही मोड सेट होता है। अभी जो पेज आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मोड में ही आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो हमारा है वो वेब मोड है। हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब मोड में भी देख सकते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो वो चीज़ हम वेब में भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है और जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अब हमारा डॉक्यूमेंट जैसा वेब पर दिखेगा वैसा ही यहाँ पर कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ से हम वेब लेआउट और नॉर्मल लगा सकते हैं। अभी मैंने फिर से नॉर्मल पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है और पेज लेआउट में आप जाएंगे तो यहाँ पर सिंगल पेज पर रो, मल्टीपल पेज पर रो एंड बुक व्यू का भी एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ बुक व्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा हमें नज़र आता है पेज, ठीक है। ये अलग अलग व्यू हम चेंज कर सकते हैं एंड फिर से पेज लेआउट पे जाते हैं, मल्टीपल पेज पर रो कर देते हैं तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। और अगर हम व्यू पर जाते हैं, पेज लेआउट पर जाते हैं और सिंपल पेपर पर रो कर देते हैं तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ओके, अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस यानी जो लिब्रे ऑफिस है वो लेटेस्ट वर्जन है तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पेज लेआउट का, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं है, है ना। क्योंकि अगर आपके पास पहले ओल्ड वर्जन का है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन चेंज होते हैं लेटेस्ट वर्जन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसके बाद यूजर इंटरफेस का ऑप्शन आता है। यूजर इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको समझना ये है कि जो आपका यूजर इंटरफेस है वो बाई डिफ़ॉल्ट लगा होता है स्टैंडर्ड टूल बार वाला। अभी जो आपके सामने टूल बार आती हैं वो स्टैंडर्ड मोड में है, बट ये जो आपको ऊपर मेनू वगैरह दिख रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। टैब्ड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ना टैब हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो टैब में आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम सिंगल टूल बार ले सकते हैं तो सिंगल टूल बार आ जाएगी, साइड बार, ओके। उसके बाद में टैब्ड कॉम्पैक्ट में आ जाएगा। ये बहुत सारे अलग अलग हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड रहता है और इसमें पूछ सकता है क्या हम जो हमारी मेनू बार है इसको चेंज कर सकते हैं, इसका लुक चेंज कर सकते हैं, तो हाँ यस कर सकते हैं। ये जो मेनू इनको टैब में चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसके बाद टूल बार की बात करते हैं तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने ये आप देखोगे एक टूल बार है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसके नीचे फिर एक फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो यही टूल बार को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू मेनू में आएंगे, टूल बार पे आएंगे और यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेटिंग की है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो आपने देखा यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी हाइड हो चुकी है। अब सीधे स्टैंडर्ड आपको नजर आ रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब इसको वापस से लाने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा, टूल बार में जाना पड़ेगा और इसके बाद फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार वापस से आ गई है। तो हम जो हमारी टूल बार हैं वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर चेक कर देंगे वो लग जाएगी, वो सामने आ जाएगी। हटाना है तो यहाँ से अनचेक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगी। ओके, तो आप अपनी नीड के अनुसार यहाँ से टूल बार को भी लगा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड यहाँ पे टिक है, मैं हटा दूंगा तो स्टैंडर्ड वाली गायब हो जाएगी, ठीक है। वापस से व्यू मेनू पे जाते हैं। इसके बाद में स्टेटस बार यहाँ पे मिलता है, तो आप देखोगे जो सबसे बॉटम में स्टेटस बार होता है ना, इस स्टेटस बार को आप शो हाइड कर सकते हो। ये यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ चेक करेंगे तो ये जो आपका स्टेटस बार है, जैसे पेज 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 1 और 0 वर्ड 0 कैरेक्टर, ये चीज़ इसको आप हाइड भी कर सकते हो एंड शो भी कर सकते हो। तो व्यू पे जाके आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो। स्टेटस बार के नीचे आपको रूलर देखने को मिलेगा और रूलर बाय डिफ़ॉल्ट आपका लगा रहता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। बाकी वर्टिकल को भी आप लगा सकते हैं। रूलर को हाइड करना, शो करना, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R है। और स्पेशली आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी कमांड किस मेनू में है। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो व्यू मेनू है और ये सारी कमांड व्यू मेनू के अंदर आती हैं।
तो रूलर बाय डिफॉल्ट कितना मिलता है? आपने कहा सर 1 मिलता है। कौन सा मिलता है? हॉरिजॉन्टल मिलता है। वर्टिकल भी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू मेन्यू के अंदर। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट आर है। वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल आपका यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वापस से चलते हैं, यहाँ पर हम वर्टिकल को हटा देते हैं। अगर ये भी आपको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर भी दबा सकते हैं। ये देखो यहाँ से हट गया, वापस से कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल आपको 2 मिलती हैं। अब क्या होता है कि जब आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखो आपको वर्टिकल मिली, वर्टिकल बाय डिफॉल्ट मिलती है। बट हॉरिजॉन्टल जब पेज का जूम आप स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा कर दोगे तब आएगा वर्टिकल। ठीक है, जब पेज का जूम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा कर दोगे, तब ये वाली आपको मिलेगी, ये वाली। ठीक है, इसी से पेज को हम लेफ्ट राइट करेंगे। जब पेज की चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा कर दोगे स्क्रीन से तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट आपको ये वाली दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं व्यू मेनू में, नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिल गया, ग्रिड एंड हेल्पलाइन। तो आप डिस्प्ले कर सकते हो ग्रिड लाइन। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर ना कुछ कुछ डॉट वगैरह देख रहे होगे, तो ये ग्रिड लाइन होती है। इनको भी व्यू मेनू में जाके ही हम शो हाइड कराते हैं और वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगी। ऐसे वापस से व्यू मेनू पे आपको जाना है और इसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क। अब ये कंट्रोल F10 शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क आपका शो हो जाता है। ये जो आपकी यहाँ पे टूलबार दी है इस पर भी कमांड मिलते हैं, इसको बाद में समझेंगे। अभी मेनूज के अंदर हम समझेंगे कहाँ पर कौन सी कमांड दे रखी है। तो व्यू मेनू के अंदर ही फॉर्मेटिंग मार्क की कमांड है, शॉर्टकट की कंट्रोल F10 है। इसके बाद में फिर जैसे बाउंड्रीज का एक ऑप्शन मिल जाता है, इमेजेज एंड चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वाइट स्पेस का मिल जाता है, शो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से जो ट्रैक चेंजेस है उसको हम शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं। यहाँ पे अनटिक आप कर सकते हैं और यहाँ से टिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनटिक एंड टिक कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस को हम शो या हाइड भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो जैसे फील्ड शेडिंग की बात है तो यहाँ पे कंट्रोल F8 भी हम दबा सकते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, और चाहे तो यहाँ पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड नेम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साइड बार का। तो साइड बार आप देख रहे होंगे अभी जो राइट साइड में आपको मिलती है ये वाली, इस साइड बार को हटाया भी जा सकता है। तो इसको आप व्यू मेनू पे जाइएगा और साइड बार पे क्लिक करिएगा तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। व्यू मेनू पे जाइएगा, साइड बार पे क्लिक करिएगा तो ये वापस से आ जाएगी। कंट्रोल F5 दबा सकते हैं, कंट्रोल F5 वापस से दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगी। यानी कंट्रोल F5 से साइड बार को हाइड या शो भी कर सकते हैं। स्टाइल की कमांड आती है, यहाँ से अलग अलग स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है, 6 लेनी है, तो अलग अलग हेडिंग्स आप यहाँ लगा सकते हैं। 7, 8, 9, 10 ऐसे ना। अभी जो लेटेस्ट वर्जन में हमने ये डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें कई सारे और नए ऑप्शंस आ गए हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो स्टाइल के लिए यहाँ पर F11 आप दबा सकते हैं। गैलरी का ऑप्शन हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एरोज हो गया, बैकग्राउंड हो गए, सब मिल जाते हैं। इनको अगर हम चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ये यहाँ पर प्रॉपर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेटर की। तो नेविगेटर भी हम यहाँ से देख सकते हैं। नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो ये नेविगेटर हमारा आ जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली जो चीज़ें हम यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे टेबल ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगा, फ्रेम, इमेजेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें शो करेगा नेविगेटर में। और इसके लिए हम F5 की दबाते हैं नेविगेटर को ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करवाता हूँ तो जैसे हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं, ये हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब देखोगे आप, हम जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ नेविगेटर हमें बता रहा है कि भाई टेबल आपने डाली है, ये थोड़ा हाईलाइट है, 1 टेबल पड़ी है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो 1 टेबल में टेबल 1 यहाँ पे हमारी सामने नजर आ रही है। तो ये चीज़ है कि हम नेविगेटर से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है ना। ऐसे ही आप व्यू मेनू पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे डेटा सोर्स का ऑप्शन है और फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्टकट की पूछ सकता है तो कंट्रोल शिफ्ट और J होती है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन में हम आ चुके हैं। फिर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पर जूम का ऑप्शन रहता है। अब देखो जूम के ऑप्शन के अंदर जैसे इंटायर पेज का जूम है, पेज विड्थ है, ऑप्टिमल व्यू है। तो एक तो इंटायर पेज का जूम यहाँ से कर देगा, पेज आपका जितना चौड़ा है उतना जूम कर देगा। और उसके बाद 50%, 75%, 100%, 150, 200 ये आपको मिल जाते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। अब जूम एंड व्यू लेआउट आपके सामने है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जूम
परसेंटेज सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 पे करना है तो मैंने 100 किया, ओके किया, तो 100% का जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फाइल, एडिट, व्यू। इसके बाद ये चौथा मेनू हमारा इंसर्ट का है। हम जैसे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, पहला ही हमारा पेज ब्रेक का कमांड आता है। और एक बच्चे ने सवाल भी किया था पेज ब्रेक को लेकर, तो आज उसका भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में कि आप भी बताइए पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल के साथ में एंटर की दबाते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए। अब थोड़ा समझते भी हैं इसको कि कैसे पेज ब्रेक होगा। जैसे हमने ये पेज है, हमारे पास ये कुछ लाइंस लिखी हैं, ये एक पैराग्राफ हमने यहाँ नोट किया हुआ है। अब इसमें क्या है ना, ये पेज हमारा अभी हाफ में ही ये लिखा हुआ है, अभी पेज काफ़ी बाकी है। हम चाहें तो इसी में लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और इसी में हम कुछ लिख सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि अब इस पेज में नहीं लिखना है, अब हमें नया पेज चाहिए, तो हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक क्यों किया हमने? रीजन, नया पेज चाहिए। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में ही एक नया पेज लेना है, हमें फाइल पे जाके न्यू पे नहीं जाना है, मतलब फाइल पे जाके न्यू पे जाओगे ना तो क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, वो नहीं करना है। हमें जो है एक नया पेज लेना है अपने एक ही उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हम पेज ब्रेक करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और एंटर प्रेस कर दिया है। तो अब आपने क्या देखा कि पेज यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। कैसे? ये लाइन आपको दिख रही है, पेज ये आपका 1 है, अब ये दूसरा पेज हमारा आ चुका है, तो पेज ब्रेक, इसलिए हम इसको पेज ब्रेक कहते हैं। एक बच्चे का सवाल था कि सर हमने पेज को ब्रेक कर दिया है, तो अगर अब इसको हटाना है, हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? तो आप बैक स्पेस सिंपली दबा दीजिएगा, पेज ब्रेक जो किया था वो आपका हट गया। बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया, बैक स्पेस को प्रेस कर दिया, कंट्रोल एंटर से पेज को ब्रेक किया, बैक स्पेस दबाएंगे तो पेज ब्रेक ऑटोमेटिक, क्योंकि जब हम यहाँ कुछ लिखना ही नहीं चाहते हैं तो हम बैक स्पेस दबा के वापस आ जाएंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और पेज ब्रेक है ऑलरेडी आपका और कर्सर ऊपर है, तो आप डिलीट भी दबा सकते हैं। अब जैसे डिलीट दबाओगे, देखो मैं डिलीट दबाता हूँ तो भी चला गया। ठीक है, तो सिंपली हम इंसर्ट में जाके पहली कमांड है पेज ब्रेक, ये भी हम पेज ब्रेक जब हमें नीड है इसकी तो हम कर सकते हैं। इसके बाद में और भी कई ब्रेक हैं, जैसे इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, ये शिफ्ट एंटर है। हम कई बार चाहते हैं कि हमारा जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए लेकिन पैराग्राफ चेंज ना हो, तो हम शिफ्ट एंटर दबाते हैं। जैसे मान लिया अभी ये पैराग्राफ हमारा ये वाला, ये एक सिंगल पैराग्राफ है ना। दूसरा पैराग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला है, ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, ऐसे फिर आपका ये तीसरा पैराग्राफ है। तो ये अलग अलग क्या है ना, पैराग्राफ होते हैं। और पैराग्राफ कब बनते हैं? जब आप एंटर प्रेस करते हैं तभी बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिवाइस के आगे अब कुछ नहीं लिखना हम चाहते हैं तो एंटर दबा देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये न्यू पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें न्यू पैराग्राफ नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पर हैं और लाइन तोड़ना है, तो शिफ्ट एंटर दबा लीजिएगा, तो अब ये पैराग्राफ आपका वही रहेगा, एक ही, चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ है, शिफ्ट एंटर से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ। इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कॉलम ब्रेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके, और मैनुअल ब्रेक पर जाएंगे तो और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इमेज का ऑप्शन आता है, तो क्योंकि इंसर्ट मेनू पढ़ रहे हैं तो हम इंसर्ट मेनू के अंदर इमेज को भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और वही इमेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इमेज को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जब इमेज पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ कंट्रोल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पैरेलल का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्टिमल है, यहाँ पर आपका V4। अब ये क्या है, क्योंकि टेक्स्ट के साथ में इमेज आई है तो आप इमेज को कहाँ पे सेट करना चाहते हो वो कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यू आएगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे। अभी देखो जो हमारा इमेज सेट है ना वो ऐसे है, तो ये टेक्स्ट इधर साइड में भी आ रहा है जैसे यहाँ पे दिखाया गया। ऐसे कर देंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ से जाएगा और इसको हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं इस प्रकार से, तो इधर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंसर्ट पे वापस चलते हैं और नीचे आपका चार्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम चार्ट भी डाल सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब अगर हम चार्ट के टाइप को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे टाइप हमें मिलते हैं चार्ट को अप्लाई करने के लिए। जैसे कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है। ठीक है, ऑफ पाई चार्ट एक नया ऐड हुआ है अभी। एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन।
कुल 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 कौन सा बड़ा है? ऑफ फाई चार्ट, ये नया ऐड हुआ है। वैसे 10 प्रकार के चार्ट थे पहले, ठीक है। और चार्ट को हम 3D में भी दिखा सकते हैं, तो 3D पे क्लिक करके हम 3D टाइप में भी चार्ट को दिखा सकते हैं, शो करा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ 3D पे क्लिक कर लीजिएगा, तो वो 3D वाला लुक यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। जिसको आपको चाहिए वही आप लुक यहाँ पे देख सकते हैं, वही लुक आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ चार्ट भी अपना जो है एक क्रिएट करवा सकते हैं। अब इसमें चार्ट में जो वैल्यूज है वो आपको फिल करनी होती हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद में हमें एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है। तो मीडिया में जाते हैं तो पहला गैलरी का ऑप्शन है, दूसरा स्कैन का है, और स्कैन में सेलेक्ट सोर्स और रिक्वेस्ट एंड ऑडियो और वीडियो का है। तो गैलरी से जाके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी यहाँ पे पिक्चर्स रहती हैं, जैसे एरोज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो कोई भी ग्राफिक अगर हमें ऐड करना है, डायग्राम वगैरह हमें चाहिए, वो सारे डायग्राम वगैरह हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में ही आ जाते हैं। तो एक तो इंसर्ट में जाके हम कोई डायग्राम ले सकते हैं, है ना। कोई बैकग्राउंड यहाँ से अगर आपको चाहिए तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ से बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है। साइजेस का कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब मिलेगा कहाँ, इस बात का देखो, इसमें पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, कौन सा मेनू के अंदर कौन सी कमांड है, ये जरूरी देखना है आपको, है ना। यही पूछता है पेपर में ज़्यादातर। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप मीडिया के अंदर तो स्कैन है, तो स्कैन भी कर सकते हैं। आपका सोर्स कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फाइल जो भी आपने अपना रखा होगा वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। ऑडियो वीडियो भी यहाँ से डाल सकते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से फार्मूला ऑब्जेक्ट, क्यूआर एंड बार कोड, ओली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्यूआर एंड बार कोड पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ से क्यूआर कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। कोई भी क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको लिंक देना होता है, लिंक देंगे, आप ओके करेंगे तो क्यूआर कोड भी हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये क्यूआर कोड हमारा आ चुका है। अब जैसे इसको स्कैन करेंगे तो जो लिंक इसमें ऐड किया है, जो टेक्स्ट इसमें ऐड किया है, वो आपका शो हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है क्यूआर कोड बना सकते हैं। ओलीज ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कई प्रकार के डॉक्यूमेंट हमें मिल जाते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रेडशीट में हमें काम करना है तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट खुल जाएगा। ड्राइंग, फार्मूला, चैट, प्रेजेंटेशन, जिस पे वर्क करना है वही यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसे वर्क करके क्लोज करेंगे सीधे, वो आपका इसी में राइटर के अंदर शामिल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ओके। उसके बाद इंसर्ट पे चलते हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि अगर हमें क्यूआर कोड बनाना है, बार कोड बनाना है, तो हमें इंसर्ट में आना पड़ेगा। अब इसके बाद शेप्स में जाते हैं, तो इसमें लाइन हम बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइन आती हैं। हम बेसिक शेप्स में जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर राउंडेड है ना, सर्कल है, बहुत सारे अलग अलग हैं यहाँ पे, वो हम सब यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप ले लीजिएगा। ब्लॉक, एरोज वगैरह हमें यहाँ से बहुत सारे सिम्बल्स मिल जाते हैं। सिंबल शेप्स यहाँ पे देखिएगा, जैसे स्माइली है, हार्ट है, सन है, तो जो भी आप चाहें वो यहाँ से, क्लाउड है, क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड पे मैंने क्लिक किया, ऐसे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत है वैसे। शेप्स हो गए। इसके बाद फिर आते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, एक ऑप्शन है यहाँ पर, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइल बना रखी है, नोटपैड वगैरह में बना रखी है, कोई टेक्स्ट फाइल है आपकी, तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करा सकते हैं, उसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से भी आ जाएगा, या आपने राइटर में ही बनाया तो फाइल से सीधे आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपका, इसको छोटा या बड़ा ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपका कई सारे कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे आपको कंट्रोल देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं वो बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। इंसर्ट में वापस से चलते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कोई पर्टिकुलर कमेंट आपको लिखनी है, जैसे मुझे मान लिया कि हमने यहाँ पर जो लिखा है ये चीज़ हमने कहा ये गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग है, तो इंसर्ट में गए और कमेंट पे क्लिक कर दिया, तो अब इसमें एक कमेंट हो जाएगी, ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट। लो, तो ये कमेंट हमने यहाँ इस पर्टिकुलर वर्ड पर ऐड किया है कि भाई इसको सही कर दो, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ही ना कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल ऑल्ट सी से आप जो है कमेंट को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यहाँ पे देखिए रिप्लाई, रिजॉल्व, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। डिलीट कमेंट, मान लिया हमने रिजॉल्व कर दिया तो हम रिजॉल्व पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं तो डिलीट हो जाएगा। अब इंसर्ट में वापस चलते हैं, फ्रेम का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, फंट वर्क का ऑप्शन आ जाता है, तो फंट वर्क पे क्लिक करते हैं। ये पूछता है पेपर में, फंट वर्क बहुत सारे अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है तो ऐसे ही कुछ डिजाइन जो है यहाँ पर आपका बनकर आएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिएगा तो सेम वैसा ही लिख करके आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे CCC वाईफाई लिख दिया, वो आ गया। तो ये फंट वर्क होता है। ये MS वर्ड में किस नाम से होता है, MS वर्ड में अगर आप देखेंगे तो बर्ड आर्ट नाम से होता है। यहाँ पे फंट वर्क है। कैप्शन भी दे सकते हैं, फिर यहाँ पे जो इमेज वगैरह आपने डाला होगा उसके लिए कैप्शन है। हाइपरलिंक यहाँ से दे सकते हैं, कंट्रोल के दबाइएगा और हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा। अब हमने इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के हम प्रेस करेंगे, हाइपरलिंक के लिए यहाँ पे URL हम देंगे एंड ओके कर देंगे। तो इस पर क्या होगा, एक लिंक आ गया है। अब जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये हाथ के आकार का बन जाएगा, मीन इसके अंदर कोई लिंक ऐड है, तो ये हाइपरलिंक होता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक कहाँ पे डाल सकते हैं, इंसर्ट से ही डाल सकते हैं। बुक मार्क यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। कोई अगर हमें हॉरिजेंटल लाइन लेनी है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइन मिल जाती है। फुट नोट एंड एंड नोट भी हम यहीं से ऐड कर सकते हैं। जैसे फुट नोट हमें एंड लिखना है तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फुट नोट, और अगर एंड नोट लिखना है तो भी हम यहाँ से एंड नोट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सेस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंसर्ट पे आप जाते हैं, पेज नंबर, तो यहाँ से पेज नंबर भी हम डाल सकते हैं। पेज नंबर हमें बॉटम में चाहिए या टॉप पे चाहिए या सेंटर में चाहिए, तो बॉटम में ही चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, वो पेज नंबर हमारा सेंटर पे ऑटोमेटिकली अलाइन होकर के आ जाएगा। तो पेज नंबर भी हमें अगर डालना है वो हमें इंसर्ट में ही जाके डालना होता है। ठीक है, इसके बाद फील्ड में जाएंगे तो पेज नंबर का ऑप्शन है, पेज काउंट है, डेट फिक्स कर सकते हैं, डेट वेरिएबल, टाइम फिक्स कर सकते हैं, टाइम वेरिएबल। तो ये जो आपको यहाँ से फील्ड चाहिए वो आप, जैसे डेट फिक्स मैंने ऐड कर दिया तो वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके बाद में हम जाते हैं हेडर एंड फुटर, तो यहाँ से हेडर में हम लिख सकते हैं जो भी, फुटर में चाहते हैं तो फुटर में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से एक एनवेलप का ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो एनवेलप भी हम यहाँ से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये अलग अलग हमें फॉर्मेट हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं, जो भी हमें साइज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं। वापस से जाते हैं, एक सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेम, टाइटल, ईमेल वगैरह। और ये पूछता भी है कि भाई सिग्नेचर जो लाइन है वो ऑप्शन कहाँ पे है, तो वो इंसर्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। एक हमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, वो मेनू फाइल है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जाता है, ठीक है, जो हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही फॉर्मेट मेनू पर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट नाम से कमांड मिलती है, और इसके अंदर आपको कई सारे सब कमांड भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट में जब आते हैं तो पहला आपका है यहाँ पर बोल्ड, ठीक है, उसके बाद इटैलिक। बोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आप अगर वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पर जाकर टेक्स्ट पे जाके बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाता है ना। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, अलग सा दिखता है, डार्क हो जाता है। इसको यहाँ फॉर्मेटिंग टूलबार से भी कर सकते हैं, ये जब हम टूलबार आपको समझाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी फॉर्मेट मेनू देखते हैं। दूसरा इटैलिक का है, तो आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, है ना। और इसके लिए भी शॉर्टकट की Ctrl+I दबा सकते हैं। सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल अंडरलाइन करना है तो एक नीचे लाइन आ जाएगी, और ऐसे ही आप फॉर्मेट में जाके इसको हटा सकते हैं। एंड डुअल करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+D होती है, जिससे कि आप डुअल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखेंगे तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, बीच में एक लाइन डाल देता है ना। तो ये देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा एकदम मिडल में एक लाइन आपको देखने को मिल जाती है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। फॉर्मेट में जाएंगे, इसके बाद ओवरलाइन करना है
तो हम ओवरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखो कई बार ये सवाल पेपर में बना है कि किसी भी सेंटेंस या वर्ड के ऊपर लाइन डालने को क्या कहते हैं, तो उसको ओवरलाइन कहते हैं। नीचे लाइन पड़ी है इसको अंडरलाइन करते हैं, बट ऊपर की साइड में पड़ी है तो इसको ओवरलाइन कहा जाता है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट कमांड में है। फॉर्मेट मेनू याद रखना है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं एंड सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब सुपरस्क्रिप्ट कैसा होता है? जैसे मान लिया आपने लिखा एक्स स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 2 है इसको हमें क्या बनाना है? सुपरस्क्रिप्ट में बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो 2 आपका है ये सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस लाइन के नीचे लिखना। जैसे H2SO आपको 4 लिखना था तो ऐसे हमने लिखा। यहाँ 4 और 2 इन दोनों को हमें क्या कर देना है? सब स्क्रिप्ट में कर देना है। तो हम इसके लिए कंट्रोल से P भी प्रेस कर सकते थे और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो कमांड्स हैं ये किस मेनू के तहत आ रही हैं वो याद रखना है। शैडो हम डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हम यहाँ पर शैडो, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा शैडो हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट हम दे सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा, इसके बाद आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन फॉन्ट के अंदर आ जाती है ना, तो वो चीज़ भी हम थोड़ा दे सकते हैं। सेलेक्ट कर लो, मैं थोड़ा सा सबको करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट पे गए, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, इस प्रकार से कुछ आपके सामने नजर आएगा आपको। टेक्स्ट में जाते हैं अगेन, उसके बाद इंक्रीज साइज। अब देखो हम फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए, इसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल के साथ में जो आपका ये शॉर्टकट की है ना, जो आपका ब्रैकेट आप देख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट जिसमें बना होता है, इसको आप दबाएंगे तो इससे क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं। शॉर्टकट की से भी आप बढ़ा सकते हैं और सेम ऐसे ही आप साइज को कम भी कर सकते हैं उसके पास में जो बना होता है। तो ये शॉर्टकट की है आपकी। ठीक है, साइज को बड़ा करना और छोटा करना। अपर केस करना है तो अपर केस सारे अपर केस में आ जाएंगे, है ना, यानी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। लोअर केस करना है तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, यानी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अब केस साइकिल चेंज करने की शॉर्टकट की पूछेगा तो शिफ्ट F3 होता है। केस साइकिल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली साइकिल रोटेट होगा, यानी अपर केस टू लोअर केस टू सेंटेंस केस टू टाइटल केस, ऐसे ना चेंज होता रहता है, रोटेट होता रहता है। अब यहाँ से सेंटेंस केस लगा सकते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आएगा। कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड का एक ऑप्शन है, ये इसको बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं कि टाइटल केस। तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे फुल स्टॉप हो अथवा ना हो। जैसे पी को यहाँ पे कैपिटल कर दिया है तो पहला लेटर हर शब्द का बड़ा होगा, उसको कहते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड, या फिर कह सकते हैं टाइटल केस। टॉगल केस में क्या होगा? आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, टॉगल केस में जाते हैं, तो पहला स्मॉल होगा और जो है बाकी कैपिटल, फिर पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, इसके बाद में स्मॉल कैपिटल लेटर, कंट्रोल शिफ्ट के, ये शॉर्टकट क्या रखना है, इसमें स्मॉल कैपिटल का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट स्मॉल कैपिटल पे क्लिक किया तो देखो ये हमारा है तो सब कैपिटल लेटर ही, लेकिन पहला लेटर थोड़ा साइज में बड़ा होगा, बाकी स्मॉल कैपिटल होंगे। तो इसमें सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल वो थोड़ा सा बड़ा होगा कैपिटल ही, और बाकी सब छोटे छोटे होंगे वो भी कैपिटल लेटर में ही। ठीक है, तो ये स्मॉल कैपिटल का हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? स्मॉल कैपिटल के भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल शिफ्ट और के होती है। इसके बाद आ जाते हैं स्पेसिंग में। अब स्पेसिंग में हमें लाइन 1, 1.5, 1.15, 1.52, ये लाइन टू लाइन में गैप कितना रखना है वो चीज़ है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए, मुझे चाहिए 2 का स्पेस। देखो लाइन के अंदर कितना गैप हो गया है, 2 का गैप हो गया है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना स्पेस रखना है। ठीक है, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके भी पैराग्राफ की जो स्पेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग में जाना है और इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस या फिर डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेस होता है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आपको इंडेंट में कम ज़्यादा करना है, यानी जो इधर आपने छोड़ा है इस इंडेंट को कम ज़्यादा करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके इंक्रीज कर दोगे। तो जितना इंक्रीज करोगे ये उतना ही राइट साइड की तरफ भागेगा, डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। ठीक है, यानी पूरा पैराग्राफ को हम जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते हैं। फॉर्मेट पे आना है, अलाइन टेक्स्ट में लेफ्ट कंट्रोल एल, सेंटर कंट्रोल ई, राइट कंट्रोल आर और जस्टिफाई कंट्रोल जे। तो यहाँ से हम अलाइन भी कर सकते हैं, ये फॉर्मेट मेनू है। क्लोन फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एम, यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई है आप सीधे ही उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो एकदम सब क्लियर हो गया, जितना भी फॉर्मेटिंग था सब चला गया। ठीक है, नॉर्मल कर देता है। यहाँ पर स्पॉटलाइट, अब इसमें करेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है या फिर पैराग्राफ स्टाइल्स है या करेक्टर स्टाइल्स है, तो इसमें किसको करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके स्पॉटलाइट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्टर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको करेक्टर्स अलग अलग टाइप के फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, हाईलाइटिंग जो भी आप लेना चाहते हैं या बॉर्डर वगैरह वो यहाँ से आप थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ फॉर्मेटिंग से ही संबंधित होगा फॉर्मेट मेनू के अंदर। इसके बाद आते हैं लिस्ट पर। तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल के लिए नो लिस्ट है, और अगर आपको लिस्ट हटानी है तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 प्रेस कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड के लिए शिफ्ट F12 होती है, ऑर्डर्ड के लिए F12 होती है। तो लिस्ट समझते हैं, जैसे आपको 1 2 3 4 है ना, ऐसे लिस्ट लगानी है तो F12 दबा लीजिएगा। बुलेट पॉइंट को ऐड करनी है तो शिफ्ट F12 प्लेस कर लीजिएगा। बुलेट एंड नंबरिंग भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के ले सकते हैं, भाई कैसा आपको बुलेट पॉइंट चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हो। इसके बाद थीम का ऑप्शन आता है, फिर पेज स्टाइल का ऑप्शन आता है। पेज स्टाइल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेज स्टाइल मिलेंगे। पेजेस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ना ये हमारा जो लिब्रा ऑफिस है थोड़ा लेटेस्ट वर्जन का हमने अभी डाउनलोड किया था, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा, कुछ नया फीचर भी इसमें ऐड हुए हैं। सो आप अगर ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपको ना दिखें, तो आप लेटेस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेजेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट में जैसे A4 पेज अभी लगा हुआ है, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप रहता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाहते हैं। एरिया है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, है ना, और अगर ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो 50% का रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेडर फुटर का ऑप्शन है, बॉर्डर, कॉलम, सब चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। ठीक है, तो ये पेज स्टाइल में जाकर आप मार्जिन वगैरह सब सेट कर सकते हैं। पेज स्टाइल के लिए ऑल्ट शिफ्ट पी दबाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और पी। फिर टाइटल पेज का ऑप्शन आता है यहाँ पर, टाइटल मेक टाइटल पेज कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज। तो ये जो आपका पेज है इसको टाइटल पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन दे रखा है, तो भाई हमें कितने कॉलम में रखना है, जो हमारा कंटेंट है वो हमें 2 कॉलम में रखना है, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। तो एक कॉलम हमारा ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। ऐसे ही हम 2 से ज़्यादा भी कॉलम बना सकते हैं। वाटर मार्क अगर हमें डालना है तो हम यहाँ पे वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हैं, और जब वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं तो पूछता है ट्रांसपेरेंसी कितना होता है, तो 50% लगा होता है। तो ये वाटर मार्क भी हमारा ऐड हो चुका है। फॉर्मेट में फिर वापस जाते हैं, यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन एक मिलता है आपको। ठीक है, और अगर आपने कोई इमेज वगैरह डाला है तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप इमेज, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, फ्रेम, ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हमने यहाँ को इमेज को इंसर्ट किया है तो हम इंसर्ट पर चलते हैं, इमेज पर चलते हैं, एंड इसके बाद एक इमेज को यहाँ पर लेते हैं। अब हमने इस इमेज को लिया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, तो देखो आप यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन और ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई इमेज को डाल दिया है। तो इमेज में पहले क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसमें आवश्यकता है क्रॉप करने की तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। लो, हमारा इमेज जो है वो क्रॉप हो चुका है। फॉर्मेट में गए तो हमने यहाँ से इमेज को क्रॉप भी कर लिया। एडिट विथ एक्सटर्नल टूल, तो अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आता है, इसमें अलग अलग प्रकार के आपको फिल्टर मिल जाएंगे। कलर का ऑप्शन आता है, तो कई सारे ऑप्शन, यानी पूरा इमेज को हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेम, ऑल्टर टेक्स्ट अगर हमें कुछ इसमें ऐड करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया CCC, जो भी आप डालना चाहते हैं तो वो इसका ऑल्टर टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पे एंकर मिलेगा। ठीक है, ब्रेफ का ऑप्शन मिल जाता है, अरेंज का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार आपने अगर एक से अधिक इमेज को डाला है तो उसको हम फ्रंट में करना है, बैक में करना है ना, तो ये चीज़ें सेंड टू बैक भेजना है तो ये सब कर सकते हैं। रोटेट करना है, इमेज को रोटेट कर सकते हैं।
रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट कर सकते हैं, रोटेट 90 डिग्री राइट कर सकते हैं, रोटेट 180 डिग्री कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कई अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। बस इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या इसको फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली, हाँ, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। मैं अगर करता हूँ तो देखिए फ्लिप हो गया, है ना। तो इस प्रकार से भी हम चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी इमेज को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और इमेज को फॉर्मेटिंग के लिए कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं। तो ये जब हम फॉर्मेट मेनू को सॉरी जो हम हमारी टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंड टूल बार को समझेंगे तब आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर एक से अधिक आपने शेप वगैरह लिए हैं तो उनको भी ग्रुप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ना इंसर्ट पे चलता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कोई एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। शेप पर गए, बेसिक शेप पे गए और ये हमने यहाँ से चलो सर्कल ले लिया, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये सर्कल भी इमेज की तरह ही काम करता है, जैसे आपका इमेज होता है ना वैसे ही काम करेगा सेम। अब हम यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं तो पूरा ये सेम ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको भी हम ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इसके ऊपर कर दिया। अब हमारा जो सर्कल है ये ऊपर है, इमेज हमारा नीचे है, तो हम चाहते हैं इमेज हमारा ऊपर आ जाए। तो यहाँ इमेज को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पे क्लिक कर लो और यहाँ से अरेंज का ऑप्शन आता है। इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को ऊपर लाना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो देखो हमारी इमेज फ्रंट में आ चुकी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग की होती हैं। यहाँ से मैंने बता ही दिया है, आप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम इसको, ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसको अरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम चाहते हैं इस इमेज को बैक साइड में भेजें तो फॉर्मेट में गए, इसके बाद में हम यहाँ अरेंज में गए और सेंड टू बैक कर देते हैं, तो फिर से ये वापस बैक में चली जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्टाइल्स मेनू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की कमांड दी हैं। जैसे सबसे पहले दिया है बॉडी टेक्स्ट। अब इसके लिए Ctrl+0 शॉर्टकट की होती है। तो देखिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई हेडिंग अप्लाई करते हैं, जैसे आपने अगर टाइटल बना दिया या सब टाइटल बना दिया या हेडिंग 1 2 3 में से कोई लगा दिया, और अगर आप इसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आप लिखते हैं वैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर बॉडी टेक्स्ट वाला आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मान लिया आप अभी ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये अभी नॉर्मल है, बाई डिफ़ॉल्ट जितना साइज रहता है या जो फॉर्मेटिंग रहती है वो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, तो इसको बॉडी टेक्स्ट कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसको हम स्टाइल पे गए और यहाँ से हमने क्या बना दिया, इसको हमने यहाँ से टाइटल बना दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को तोड़ देते हैं क्योंकि उसने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया था, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, स्टाइल पे गए और टाइटल बना दिया। तो ये हमारा एक टाइटल बन चुका है ना। ऐसे ही अगर हम किसी और पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, हम स्टाइल पे गए और टाइटल की जगह सब टाइटल कर देते हैं। तो टाइटल जैसे बना दिया तो ऑटोमेटिकली इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये सेंटर में अलाइन हो गया। सब टाइटल बनाया तो भी ये सेंटर में आ गया और साइज भी इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन जो सब टाइटल है उसका साइज 18 पॉइंट रहता है, आप यहाँ देखेंगे इसका साइज 18 पॉइंट है, और जो टाइटल है इसका साइज 28 पॉइंट होता है। और जो नॉर्मल आप फॉन्ट टाइप करते हैं उसका साइज 12 पीटी का होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ हमने टाइटल बनाई है इसको हमें नॉर्मल करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो कमांड है बॉडी टेक्स्ट का, इसका यूज़ करेंगे। आप Ctrl+0 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक किया है देखिए वो एकदम से ऐसा बन गया है, यानी फिर से नॉर्मल जो था आपका वैसा हो गया है। तो ये बॉडी टेक्स्ट का काम है। तो यहाँ पर ये आपके समझ में आ गया, टाइटल बना सकते हैं, सब टाइटल बना सकते हैं। हेडिंग 1 लगाना है तो Ctrl+1 दबा सकते हैं। जैसे इसी को हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 बना देते हैं, तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग 1 आपका बन जाएगा, ठीक है। Ctrl+1 प्रेस कर दीजिएगा या फिर स्टाइल में आकर के आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 आ जाएगा। और हेडिंग 1 रहेगा तो लेफ्ट साइड में ही, अलाइन तो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन इसका जो साइज है वो 18 पॉइंट का हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग 2 अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर सकते हैं तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी 16 का पॉइंट हो जाएगा। हेडिंग 3 का और छोटा हो जाएगा, 14 पॉइंट पे आ जाएगा। तो ऐसे ही हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी भी पार्ट को पकड़ा आपने और यहाँ से स्टाइल पे गए, इसके बाद आप यहाँ से ब्लॉक कोटेशन बना सकते हैं। स्टाइल पे जाने के बाद
फिर यहाँ पर एक आता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके बाद नो कैरेक्टर स्टाइल है, उसके बाद एम्फेसिस है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे ना सारे ही कमांड फॉर्मेटिंग से संबंधित दिए गए हैं। आप यहाँ से कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टाइल पे जाइएगा और यहाँ पर कोटेशन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स टेक्स्ट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग दी गई है। स्टाइल पे जाते हैं, इसके बाद अगर हमें लिस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से नो लिस्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F12। तो अगर कोई आपने बुलेट पॉइंट नंबर लिस्ट लगाए हैं तो वो यहाँ से हट जाएंगे। इस प्रकार से आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से नंबर लिस्ट लेना है आपको या जो भी आपको लिस्ट लेनी है वो ABCD वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। अब स्टाइल को एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट स्टाइल पर जा सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट इफेक्ट कुछ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप जो है स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ P होती है। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल Ctrl+Shift+F11 है। जो स्टाइल सेलेक्ट किए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जाते हैं नीचे तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन हुआ है यानी जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप स्टाइल को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन इंटर न्यू स्टाइल नेम, आप जो भी नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे नेम रख के एंड फिर ओके कर सकते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बॉडी टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछता है, टाइटल सब टाइटल जब आप बनाते हैं तो इसका साइज क्या रहता है, हेडिंग 1 लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, हेडिंग 2 हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये कुछ सवाल आपसे यहाँ पर होते हैं। मैनेज स्टाइल, यहाँ से स्टाइल को आप मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेबल मेनू हमारा दिया हुआ है, तो आप टेबल मेनू के अंदर चलते हैं और जैसे ही आप टेबल मेनू में आते हैं तो सबसे पहले इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। Ctrl+F12 दबा करके टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 नाम आता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की संख्या 2 एंड रोज की संख्या 2 आती है। अब जैसे मुझे कॉलम की संख्या रखनी है 8 और रोज की संख्या रखनी है हमें 5, तो हमने यहाँ पे ये रख लिया है। हेडिंग्स को आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर स्टाइल्स में आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं टेबल की वो स्टाइल ले सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर टेबल उसी हिसाब से आ जाएगी। जो अभी हमने कॉलम एंड रोज सेलेक्ट किए थे उतना ही हमारा कॉलम एंड रोज यहाँ पर आ चुका है। ओके, और इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ कंट्रोल्स भी आ जाते हैं जहाँ से आप कोई भी रोज डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह कई सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो चेंजेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर डिलीट करना है जैसे इस कॉलम को, तो हम यहाँ पर आएंगे, डिलीट सेलेक्टेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के अंदर जब हम क्लिक रखते हैं माउस का जो हमारा कर्सर है उसको टेबल के अंदर हम जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं देखने को, जैसे इंसर्ट। और इंसर्ट पर जाते हैं तो हम रो एवव भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारा सिलेक्शन एरिया है उसके ऊपर कोई रो आ जाएगी या उससे नीचे लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितनी रोज आपको चाहिए डायरेक्टली वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बोले मुझे 5 रोज चाहिए और एबव सिलेक्शन या बिलो सिलेक्शन, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी चाहिए तो ऑटोमेटिकली 5 रोज और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल मेनू हो गया। बाकी डिलीट का ऑप्शन है, सेम रोज कॉलम एंड टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सेल रो कॉलम टेबल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर साइज है, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो क्या हमें हाइट रखनी है वो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सेल को स्प्लिट करना है तो यहाँ से सेल को स्प्लिट भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेल हमारी स्प्लिट हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर टेबल में चलते हैं, स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। अब कॉपी हेडिंग, कस्टम हेडिंग और नो हेडिंग, तो यहाँ पर आपको जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि हेडिंग भी हमारी कॉपी हो जाए तो इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है वो भी एक प्रकार से कॉपी हो जाएगी, यानी हेडिंग या आप कह सकते हैं जो हेडर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं जब टेबल आपकी स्प्लिट होती है तब। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल को, तो सेल प्रोटेक्ट भी की जा सकती है।
टेबल पे वापस से चलते हैं। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, नंबर फॉर्मेट, नंबर रिकॉग्निशन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ऑटो फॉर्मेट यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के बॉक्स आते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग नंबर की फॉर्मेटिंग आ जाएगी कि भाई नंबरिंग की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट का एक ऑप्शन आता है, तो इसमें क्या आएगा, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से लेना है, तो ये टेबल हमारी यहाँ पे हट जाएगी और जो कंटेंट उसके अंदर होगा वो ओनली टेक्स्ट में आ जाएगा। ऐसी कोई टेक्स्ट है उसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें। और एडिट फार्मूला का नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है। टेबल के अंदर ही जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा टेबल टू टेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा कोई टेक्स्ट है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और टेबल में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर हम जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और यहाँ पर टेबल आ जाती है। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पर चलते हैं तो यहाँ पर टेबल का नाम क्या था वो आ जाएगा, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेनू और है फॉर्म, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। इसमें ज़्यादा कुछ पेपर में आता नहीं है, बट फिर भी फॉर्म मेनू को एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फॉर्म के अंदर डिजाइन मोड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल विजार्ड्स के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, फॉर्म के लिए लेवल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ऑप्शन बटन हो गया, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड दिए रहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो फॉर्मेटेड फील्ड है, फिर बहुत सारे यहाँ से अलग अलग जैसे डेट, टाइम, नंबर, करेंसी, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स हो गया, इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेशन बार, फॉर्म नेविगेटर, ओपन इन डिजाइन मोड और ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस। ठीक है, कंटेंट कंट्रोल में रिच टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, पिक्चर, चेक बॉक्स, कम्बो बॉक्स, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बट यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, फॉर्म मेनू से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता है। कई बार बस इतना पूछ लेता है कि पुश बटन कहाँ पे है, किस मेनू के अंदर है, तो पुश बटन फॉर्म मेनू में है। आप यहाँ देखेंगे तो पुश बटन आपको देखने को मिलेगा और ये कहाँ मिलता है, फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो फॉर्म मेनू है इसी के अंदर डिजाइन मोड है, कंट्रोल विजार्ड है, कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, और ये पुश बटन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब फॉर्म डिजाइन करते हैं तो इन सब का यूज करना होता है। ओके, चलो इसके बाद टूल्स मेनू। अब टूल्स मेनू में आते हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की F7 होती है। ये टूल्स मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शिफ्ट F7 होती है। थिसारस की कंट्रोल F7 होती है। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, तो टोटल यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर वगैरह आपने लिखे हैं। टूल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी चेक है और ऑटोमेटिक एक्सेसिबिलिटी चेक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप देखोगे एडजस्ट एक्सेसिबिलिटी चेक ऑप्शन, इसको आप यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है लिब्रे ऑफिस एक्सेसिबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप टूल्स मेनू पे वापस चलते हैं और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है। तो ऑटो करेक्ट में जैसे आप जब टाइप करते हैं तो वाइल टाइपिंग, तो जब आप कुछ टाइप करते हैं अगर थोड़ा सा वो इनकरेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, सजेशन आ जाते हैं करेक्ट करने के लिए। तो ये ऑटो करेक्ट है। फिर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम ऑटो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो किस प्रकार का ऑटो टेक्स्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस बटन से देखेंगे तो कई सारे अलग अलग आपको मिल जाते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे आप पे तो हेडिंग नंबरिंग है, लाइन नंबरिंग है, फुट नोट, एंड नोट सेटिंग है, मेल मर्ज विजार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज भी आप यहीं से कर सकते हैं मेल मर्ज विजार्ड में। ठीक है, तो एक साथ कई सारे लेटर आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉय के लिए। और इसके बाद एक अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का है, मैक्रो की कमांड आपको यहीं पर मिलती है, तो हम एक मैक्रो भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रन मैक्रो, एडिट मैक्रो के ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की पूछता है कई बार, तो कंट्रोल ऑल्ट ई होती है।
ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिया है और ऑप्शंस फिर आप जाएंगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार के फिर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही हम इसको फिनिश कर देते हैं। विंडोज मेनू पर चलते हैं, यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। सेम जैसे न्यू विंडो पे क्लिक किया तो एक नई विंडो यहाँ पर हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से न्यू विंडो, यहाँ से क्लोज विंडो कर सकते हैं, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है वो इसका नाम यहाँ पर हमें शो हो रहा है। न्यू विंडो ओपन करते हैं। अब अगर हम विंडो पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आ गए हैं, बट हम नंबर यहाँ पे अनटाइटल 1 और 2 वाले पे हैं एक्टिव। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद विंडोज आ गया। इसके बाद हेल्प मेनू है जिसमें लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की है और इसमें व्हाट इज दिस, ठीक है, यूजर गाइड, शो टिप ऑफ द डे, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। गेट हेल्प ऑनलाइन, सेंड फीडबैक, रीस्टार्ट इन सेफ मोड और डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, चेक फॉर अपडेट, ये कई सारे ऑप्शन हमें हेल्प मेनू में मिल जाते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ली हैं, क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है CPU। आप सब जानते हैं CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो CPU का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आपको पता ही है कि CPU के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। CPU के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका CU होता है, एक आपका MU होता है और एक आपका ALU होता है। तो CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब है मेमोरी यूनिट और ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला दिया है रैम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि किस प्रकार की मेमोरी है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है। आप कह सकते हैं एक अस्थायी मेमोरी है, या आप लिख सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी है। और रैम के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक SRAM होता है, एक आपका DRAM होता है। तो SRAM का मतलब हो जाएगा स्टैटिक रैम। क्या हो जाएगा? S का मतलब यहाँ स्टैटिक हो जाएगा और D का मतलब यहाँ डायनेमिक हो जाएगा। ये सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, तो रैम का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल है। अगला है रोम। अब रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? एक नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि यह एक स्थायी मेमोरी है, इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। और रोम के टाइप की बात करें तो आपको पता है रोम आपका एक PROM होता है, एक आपका EPROM होता है और एक आपका डबल EPROM होता है। ठीक है, अब PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, और प्रोग्रामेबल के बाद में रोम का मतलब यही हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल इसमें याद रखना है। फिर EPROM की बात करें तो E का मतलब हो जाएगा इरेजेबल। क्या हो जाएगा? इरेजेबल। और PROM का तो बता ही दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ एक और ही ऐड हो गया है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली। फिर इसके बाद EPROM का मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अलग अलग टाइप हैं रोम के, और रोम एक आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला दिया है URL। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज का जो एड्रेस होता है, कोई भी वेब पेज है, वेब पेज किसे कहते हैं? जो आपकी वेबसाइट है ना। और इस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं अलग अलग। तो ऐसे किस पेज पे जाओगे? प्रत्येक पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे वेब एड्रेस कहते हैं, या वेब पेज एड्रेस कर लो या वेब एड्रेस कर लो। ठीक है, तो जो वेब पेज का URL होता है, एक पर्टिकुलर URL एक पेज का बनता है, उसी को URL कहते हैं, उसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो इस वाली वेबसाइट के अंदर मान लिया 100 पेज हैं, और हम किसी ऐसे पेज पर हैं जो मुझे बहुत आर्टिकल अच्छा लगा, हमने आपके पास वो लिंक शेयर कर दिया। तो वो URL पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट के उसी पेज पर पहुंचोगे जिस पेज का लिंक हमने आपको शेयर किया हुआ है। फिर आता है IP का नंबर। इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये भी आपका देखिए, इसमें एक पूछता है आपसे कि IPv4, यहाँ 4 का मतलब होता है वर्जन 4 और IPv6 का मतलब होता है वर्जन 6। तो इसमें पूछता है IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये आपका 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है। ठीक है, एक IP आपका स्टैटिक होता है, एक IP आपका डायनेमिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, डायनेमिक और स्टैटिक।
डायनेमिक चेंज होता रहता है, स्टैटिक चेंज नहीं होता है। फिर आता है HTML की बारी। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो आपका HTML है इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में आता है और अलग अलग तरह से पूछते हैं। अगर हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट अगर हम डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हम एक HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है HTTP। HTTP का यहाँ पर मतलब दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल दिया रहता है। ये जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, HTTP या HTTPS, यहाँ S का मतलब हो जाता है सिक्योर। तो जो वेबसाइट सिक्योर होती है उसमें यहाँ S लगा होता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नीचे दिया भी गया है HTTPS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो बाकी सेम रहेगा, यहाँ सिक्योर और ऐड कर देना है क्योंकि इसमें SSL की सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। फिर दिया गया है LAN का फुल फॉर्म। तो LAN का आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर एक बैन का होता है, बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो LAN बैन। एक मैन का भी आ सकता है पेपर में, तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो यहाँ पे बताइए लिख देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका मैन का हो गया, ठीक है। पैन का पूछ सकता है, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया एंड नेटवर्क हो जाएगा। एक कभी कभी SAN पूछता है, सैन का फुल फॉर्म, उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये भी कुछ और इंपॉर्टेंट ऐड कर लो, पूछ सकता है पेपर में। अगला सवाल है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक GUI होता है, एक CUI होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। अगला है OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रचालन तंत्र। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया है, लिनक्स हो गया है, यूनिक्स हो गया है, MS DOS हो गया है। फिर है BIOS, बायोस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद दिया है VPN, इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। अगला दिया है मैक एड्रेस, इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये भी पूछता है कितने बिट का होता है, तो ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अगला दिया है DNS, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा DNS का फुल फॉर्म। इसके बाद SSL दिया हुआ है, इसको सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से जानते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर दिया है FTP, इसको क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यह प्रोटोकॉल होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। फिर दिया है SSH, तो SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। क्या होगा? सिक्योर सेल हो जाएगा। अगला दिया है SSD। SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं, ठीक है। आजकल SSD का ज्यादा यूज हो रहा है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, यह एक सेमीकंडक्टर स्टोरेज कह लो या फिर आपको इसको इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कह लो, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो ICs के अंदर स्टोर किया जाता है। फिर आता है HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन इसके अंदर एक स्पाइनिंग डिस्क होता है ऐसे जो मूव करता है। एक स्पाइनिंग डिस्क होता है, एक यहाँ पे हेड होता है जो रीड करता है, स्पाइनिंग डिस्क इसको बोलते हैं, बीच में जो होती है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क जो है इससे बेहतर होती है SSD, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। SSD अगर आप लगा रखेंगे
तो आपका सिस्टम फास्ट काम करेगा। USB का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला सवाल DVD से है, तो इसका मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। एक होता है CD, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद ML दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर मशीन लर्निंग। क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग हो जाएगा। फिर दिया है API, इसका मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला दिया है IDE, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। अगला दिया है OOP, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला दिया है JSON यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हमने आपके साथ शेयर की। इसका PDF का भी लिंक आपको मिल जाएगा, PDF हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा ID है वो है CCC वाईफाई स्टडी। ठीक है, ये टेलीग्राम का ID है। आप टेलीग्राम भी सर्च कर लेना तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये पूरा PDF हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।